चलिए देखते हैं, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट हम लोग लेके चलेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ योर अकाउंटिंग। मतलब जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स और जनरल एंट्रीज आएंगी ही आएंगी, किसी भी रूप में आए। चाहे आप एमबीए कर लें, सीए कर लें, सीएस कर लें, कुछ भी पढ़ लें। अगर आपने कॉमर्स का सी पढ़ा तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग में आएगा और आपको जनरल एंट्रीज आएंगी। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम में आपको देखने को मिलती होती है, फाइनल अकाउंट। कुछ भी कर लें, चाहे किसी भी स्ट्रीम का बंदा हो, अगर उसने एमबीए करनी है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट का आना जरूरी होता है। और डेबिट क्रेडिट इज अ बेसिक कॉमन फिनोमिना जो कि हर बंदे को जानना जरूरी होता है। और जब भी आपके इंटरव्यूज होते हैं, उन इंटरव्यूज में क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट। एक रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, वो होता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। उस पर भी डिस्कशन मैं करूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने की जो अप्रोच होती है वो क्या। यहाँ जब हम बात करेंगे रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट, उसकी अप्रोच क्या होती है, तो मैं लिख रहा हूं आपके सामने बोर्ड पर यहाँ पर, अप्रोचेज ऑफ अकाउंटिंग। अप्रोचेस किसकी, अकाउंटिंग की। ये दो तरह की होती हैं। एक होती है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, इसको हम कहते हैं ब्रिटिश अप्रोच, ब्रिटिश ब्रिटिश अप्रोच होती है। और एक होती है मॉडर्न अप्रोच, जो ऑब्वियसली कौन दे रहा होगा, नन अदर देन अमेरिकन, अमेरिकन अप्रोच कहते हैं इसको, अमेरिकन अप्रोच। दो तरह की अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच है, ठीक है जी। ये ब्रिटिश अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच क्या कहती है, ये कहती है कि कोई भी अकाउंट जो होगा उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। पहले हम अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को, फिर उसके अंदर से अकाउंट ढूंढते हैं, फिर किस अकाउंट को कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये हमें सिखाएगा कौन, ये अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अमेरिकन है और ब्रिटिश है, तो पूछे हमारे देश में क्या चलता है, हमारे देश में बनती है खिचड़ी। खिचड़ी मतलब मिक्सचर। हमारे यहाँ सब कुछ खिचड़ी चलती है, हमारे यहाँ खिचड़ी चलती है। कैसे चलती है खिचड़ी, हमारे यहाँ इकोनॉमी भी खिचड़ी है, क्या, मिक्स इकोनॉमी। हमारे यहाँ पर अप्रोच भी क्या चलती है, मिक्स। अब क्या होता है कि जो ब्रिटिश अप्रोच है ये चलती है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके में। और अमेरिकन अप्रोच चलती है यूरोप में, अमेरिका में, और लैटिन अमेरिका वहां चलती है। हमारे हिंदुस्तानी बच्चे, अब चाहे वो ऑस्ट्रेलिया कनाडा चले जाएं वहां भी टॉपर बनते हैं, यूएस में चले जाएं वहां भी टॉपर बनते हैं अकाउंट्स, फाइनेंस और इको के, क्योंकि हम तो खिचड़ी खा के जा रहे हैं। अब एक अमेरिकन जो है, वो अगर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाएगा उसके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, ग्रेजुएशन करके वहां जाएगा, पहले तो जाएगा ही क्यों, चला गया तो। ऑस्ट्रेलियन अगर ऑस्ट्रेलिया से अगर चला गया कहाँ, ये यूके का बंदा, ब्रिटेन का बंदा चला गया कहाँ पर, अमेरिका में पढ़ने के लिए, और भी कॉमर्स बैकग्राउंड को भी, अकाउंट्स फाइनेंस वाला बंदा, तो दिक्कत होगी। अप्रोच, हाँ, अरे हिंदुस्तानियों को कोई दिक्कत नहीं होती है, खिचड़ी खा के जा रहे हैं ना हम लोग, मस्त है, ठीक है। क्या होती है आइए देखते हैं, और इसीलिए हम आपको दोनों अप्रोच सिखाएंगे। अकाउंटिंग का क्लासिफिकेशन दोनों अप्रोच से सिखाया जाएगा आपको, उसके हिसाब से लेके चलते हैं। तो चलिए, ब्रिटिश अप्रोच कहता है कि भाई अकाउंट जो होंगे वो दो तरह के होंगे। या तो क्या होगा, वो पर्सनल होगा, किसी बंदे से रिलेटेड होगा, या क्या होगा, इम्पर्सनल, यार इम्पर्सनल, नॉट नॉमिनल, इम्पर्सनल। या तो किसी व्यक्ति से रिलेटेड होगा, किसी व्यक्ति से रिलेटेड नहीं होगा, ये वो क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लेना अपने नोट में। और पर्सनल को क्या करता है, तीन कैटेगरी में बांटता है। एक को कहता है नेचुरल, नेचुरल पर्सन। एक को कहता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। और एक को कहता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल को दो कैटेगरी में डालता है, या तो होगा या नहीं होगा, रियल होगा या क्या होगा, नॉमिनल होगा, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा सा टेक्निकल होता है ये वाला क्लासिफिकेशन, बट आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। ये वाला पर्सनल है, इम्पर्सनल है, रियल है और क्या है, नॉमिनल है ये, ठीक है। सर विजिबल ठीक है। है, ठीक है। ब्रिटिश है, अमेरिकन है, ठीक है। अमेरिकन ज्यादा एडवांस है, उन्होंने कहा क्या पर्सनल नॉमिनल छोड़ो, ऐसा करते हैं इनको, इनकी कैटेगरीज बना लीजिए कितनी। पहली कैटेगरी ये कहते हैं एसेट्स, फिर क्या कहते हैं, लायबिलिटीज, फिर एसेट्स लायबिलिटीज के बाद कहते हैं कैपिटल, फिर ये क्या कहते हैं, रेवेन्यू, रेवेन्यू। और ये क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस। या मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा ठीक से करके दिखाता हूँ आपको। एसेट्स के साथ ही डाल देते हैं एक्सपेंसेस, मैं बताऊंगा, वो तो कैसे भी नाम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर कैपिटल, इधर लायबिलिटीज, और इधर रेवेन्यू।
ये इन 5 हेड के अंदर अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं। भाई पहले तो हमें अकाउंट ढूंढना पड़ेगा ना, भाई मान लो कोई ट्रांजैक्शन है तो उसका एक अकाउंट ढूंढना पड़ेगा, और जब अकाउंट हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, भाई रियल पर्सनल नॉमिनल क्या है वो, या वो एसेट्स एक्सपेंस कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू में से क्या है। तो ये अप्रोच कौन सी अमेरिकन और ये अप्रोच कौन सी है आपकी ब्रिटिश अप्रोच है। ठीक है जी, जरा समझें। सबसे पहले ब्रिटिश अप्रोच वाले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश अप्रोच में पर्सनल के अंदर ये नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, इम्पर्सनल में रियल नॉमिनल क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको बोला जाए ना गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, तो वो वाले हैं। कभी क्वेश्चन आ जाएगा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, तो ये होता है। और एक बच्चा बोल रहा था ना, एक बच्चा बोल रहा था ना सर पर्सनल रियल और नॉमिनल, है ना, कोई बच्चा में क्लासिफिकेशन कर रहा था। तो ये तो बंदे से रिलेटेड होगा या बंदे से रिलेटेड नहीं होगा, और अगर बंदे से रिलेटेड नहीं है तो या तो वो रियल होगा, रियल होगा, या वो वर्चुअल होगा। ठीक है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले पहले तो आज देखते हैं यहाँ पर क्या नेचुरल, नेचुरल पर्सनल किसको बोलेंगे। जैसे मेरी क्लास में बैठे सभी लोग, मैंने बोला कैरवी का अकाउंट, कनिष्क का अकाउंट, निमिषा, जानवी, अर्नव, अनन्या पांडे, अनन्या चतुर्वेदी, या कृष्णा, या फिर अस्मिता, किसी का भी मैं अकाउंट बोल दूं, लिविंग ह्यूमन बीइंग का अकाउंट क्या कहलाएगा आपका, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अभी नोट्स में भी ले चलूंगा, पूरी डिटेल बना रखी है। ठीक है, नेचुरल कहलाएगा। ठीक, आर्टिफिशियल कौन होंगे जी, कोई भी बैंक, कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी स्कूल, कोई। अच्छा बताइए, जैसे मान लो अस्मित कहता है कि मुझे आज ना डीपीएस से मिलना है, ठीक है, और डीपीएस के गेट पे जाके खड़ा हो जाता है, हर आने वाले बंदे को जबरदस्ती गले लगाता है, चटाक, चांटे पे चांटे, चांटे पे चांटे। अबे क्यों, कह रहा भाई हाय डीपीएस तू कैसा है, नन्हे बच्चों को गोदी में उठा के डीपीएस कैसा है, बड़े वालों को गले मिलकर डीपीएस कैसा है, मम्मी पीट रहे हैं, पापा पीट रहे हैं, लेकिन मुझे डीपीएस से मिलना है। तो हाउ कैन यू मीट डीपीएस, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अनन्या चतुर्वेदी और आगे है, ठीक है, सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन में जाके मेट्रो आती है, चिपक जाती है, हायरी कैसी है तू, बहुत दिनों बाद आई, एकदम लॉकडाउन खत्म होती, यू विल मीट मेट्रो इन दैट वे, वो उड़ा के ले जाएगी आपको वहां से, नहीं मिल सकते मेट्रो से। और कोई कहता है एक बड़ा मतलब हमारा तो नैतिक तो मतलब और 10 कदम आगे, नैतिक कहता है मुझे पश्चिमांचल विद्युत वितरण लिमिटेड से मिलना है, जाके बिजली की तार पकड़ता, कैसा बे तू, मिलने आया तुझसे, जरूर भस्म हो गया, भस्म। नहीं मिल सकते आप। आर्टिफिशियल कौन होते हैं, जिनकी लीगल एग्जिस्टेंस होती है। आप फीस भरते हैं स्कूल के अकाउंट में, प्रिंसिपल के अकाउंट में नहीं भरते हो फीस आप, स्कूल के अकाउंट में जाती है, ठीक है, उनके अकाउंट में जाती है, करेक्ट। तो ये जो है आर्टिफिशियल पर्सन आपकी, अब हम बोले कि आपका पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी जिसका नाम है जो, अच्छा मान लिया जाए कि इंडिया हैज साइंड अ डील विद रफाल एयरक्राफ्ट विद फ्रांस, फ्रांस से तो आए थे रफाल, और उससे तो डील साइन करी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, या फिर मैं बोलूं कि डिफेंस मिनिस्टर ने वहां जाके साइन करा, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने साइन करा और डील हो गई। तो क्या इंडिया उड़ के गया था फ्रांस, अब इंडिया उड़ के फ्रांस जाता तो फ्रांस तो गायब हो जाता, इंडिया तो बहुत बड़ा है, फ्रांस तो इतू सी जगह है, नहीं जाता ना, देर देर रिप्रेजेंटेटिव विजिट्स देयर। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिया तो कल को अगर रफेल मुकर जाएगा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसको खड़ा कर दिया जाएगा, ये क्या मतलब है, नहीं कर सकते। कोई कंपनी के डायरेक्टर कहते हैं नहीं नहीं हम तो नहीं मानते, वो तो पुराने डायरेक्टर ने साइन किया था। अच्छा एक डीएम है मान लो, उस डीएम ने कोई ऑर्डर दे दिया, नया डीएम आगे कहता मुझे क्या पता, तो उसने पुराने वाले ने करा था, नहीं, डीएम मतलब क्या, एक पोजीशन है, ठीक है, एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे जो बैठा है उसने डीएम के मतलब कंडक्ट के हिसाब से काम किया है, नया वाला डीएम उसे डिनाई थोड़ी कर सकता है। गॉट इट। तो आर्टिफिशियल कौन होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, एक कंपनी हो सकती है, एक फर्म हो सकती है, एक बैंक हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है ना, बाबेदा ढाबा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। गॉट इट। रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे जरा समझिए, नहीं, हाँ, नहीं, एनी अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स ईदर आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन, वो क्या कहलाएगा आपका, मैं बताता हूँ ना कैसे कहलाएगा। जैसे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनन्या पांडे, ठीक है जी, अनन्या पांडे कौन है हमारे लिए, अब क्रेडिटर। परचेज गुड्स फ्रॉम अनन्या एंटरप्राइजेस, वो हमारे लिए क्या है, फिर क्रेडिटर। परचेज गुड्स फ्रॉम अनन्या प्राइवेट लिमिटेड, वो हमारे लिए क्या है, वो भी क्रेडिटर है। परचेज गुड्स फ्रॉम अनन्या लिमिटेड, वो क्या हमारे लिए, डेटर।
तो क्रेडिटर क्या, या तो कोई नेचुरल पर्सन होगा या क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। तो क्रेडिटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो किसी नेचुरल को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी आर्टिफिशियल को। इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या चीज बेटा, कौन कौन? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो गए, कैसे हो गए? इंडिया रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो गया, फ्रांस रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो गया, तुम्हारा स्कूल डीपीएस रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो गया? वो तो एग्जिस्ट करता है कानून की निगाहों में। रिप्रेजेंटेटिव है ऐसे अकाउंट जो किसी बंदे को या किसी फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपने नोट्स को खोलिएगा जरा, भी और क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। जस्ट ओपन अप द नोट्स। अब तुम आते तो तुम्हें देते, अब थोड़ा सा रुक जाओ, पड़ोसी के पास देखो। मतलब पड़ोसी भी बहुत आई देखते हैं। सो ये डॉक्यूमेंट है आपके पास, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, उनको मैं भी नहीं पढ़ूंगा, वो आप लोगों को खुद पढ़नी है। आई जस्ट कम टू द पॉइंट हियर। यहाँ पहले मॉडर्न अप्रोच डिस्कस करी गई है, मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच पे। दिख रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच कौन से पेज पे दिख रहा है आपको? पेज नंबर 4 पे फ्लो चार्ट है, पर्सनल है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है। इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल अकाउंट्स हैं। और पर्सनल अकाउंट के बारे में क्या कहा गया है, कौन है ये, देखिए क्या लिखा गया है। अकाउंट्स विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, ये पर्सनल की कंबाइंड डेफिनेशन है। और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में बाद में बताऊंगा, पहले इसके रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट बाद में बताऊं, एग्जांपल भी बाद में बताएंगे, पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। वो रूल तो मैं एक साथ बता दूंगा सबका। नेचुरल पर्सन में कौन आएगा, अमित का, श्याम का, मोहित का। ठीक है जी। कैपिटल एंड ड्राइंग्स ऑफ प्रोपराइटर आल्सो कम अंडर दिस अकाउंट। कैपिटल और ड्राइंग्स को भी हम क्या कर रहे हैं, इसी कैटेगरी में डाल के चल रहे हैं। अब एक कंट्रोवर्सी अराइज होती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कैपिटल और ड्राइंग्स जो है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर है। ठीक है, तो अगर अभी हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को एक बार टच करके देखेंगे, एनसीईआरटी क्या कहती है, वील फॉलो दैट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये जो नोट्स बनाए थे मैंने, ये उस तरह से बनाए थे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसको बोला हम लोगों ने? These are accounts which relate to accounts of a corporate firms and institutions which regarded as person in business dealings. बिजनेस डीलिंग में तो तुम सच्ची में मिलना, मैंने कहा ना मेट्रो से मिलने जाओगे कैसे मिल पाओगे आप ना। लेकिन अगर आप मेट्रो के साथ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ अगर क्या करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो आप कर सकते हो। अगर आपको दिल्ली मेट्रो क्या कोई कोच बुक करानी है अपने बर्थडे को मनाने के लिए, याद है ना एक यूट्यूबर को बना था और उसको फिर पुलिस ने पकड़ लिया था, तो यू विल हैव टू पे टू दिल्ली मेट्रो। पेमेंट तो आपकी चली जाएगी दिल्ली मेट्रो के अकाउंट में, लेकिन दिल्ली मेट्रो से मिल नहीं सकते आप। तो बिजनेस डीलिंग्स में क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करती, आर्टिफिशियल है। कोई डाउट किसी का? क्या बोल रहे नैतिक, क्या? अरे चलो यार जाने दो तुम। ठीक है, चलिए देखें जरा। टाइटन का हो गया, कमल ट्रेडर्स हो गया, डीएवी स्कूल हो गया, एलआईसी इंडिया हो गया, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में। ये क्या होते हैं, विच रिप्रेजेंट सर्टेन पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, या तो किसी बंदे को रिप्रेजेंट करेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन को करेगा। जैसे देखें जरा, अगर मैं बोलूं क्या प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड, मैं बोलूं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम या तो मैं किसी बंदे को पे करूंगा, नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम तो हम किसी फॉर्म को ही करते हैं ना, बंदे को तो नहीं करते। अच्छा, हमने बोला सैलरी पेड इन एडवांस, तो सैलरी पेड इन एडवांस क्या होगी, किसी बंदे को होगी, वो क्या कहलाएगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पेड कमीशन टू एसके ट्रेडर्स इन एडवांस, तो एसके ट्रेडर को अगर हमने कोई एडवांस कमीशन पे कर दिया तो क्या हो जाएगा, नहीं बेटा, एसके ट्रेडर्स को हमने कमीशन पे करा है एडवांस में, हम एडवांस कमीशन की एंट्री कर रहे हैं, एसके ट्रेडर के नहीं कर रहे। नहीं बेटा, एसके ट्रेडर नहीं हुआ, एडवांस कमीशन तुम्हारा जो हुआ वो रिप्रेजेंटेटिव हुआ। सर समझो समझो, एसके ट्रेडर्स है एक, ठीक है, या अमय ट्रेडर्स हैं। हमने अमय ट्रेडर को बोला अमय तुम हम तुम्हें कमीशन पे कर रहे हैं अगले महीने के भी, इसी महीने हमने एडवांस कमीशन पे कर दिया। अब मैं एंट्री अमय ट्रेडर के नाम से नहीं, मैं बोल रहा हूँ हमने जो कमीशन पे किया वो क्या कहलाएगा, उसका नाम क्या है, वो कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है, वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नहीं सुनो, लायबिलिटी पे मत सर यार, अभी आगे मत बढ़ो, लेट मी एक्सप्लेन, अभी ऑनलाइन में मैं बात करता हूँ, रुक जा थोड़ा सा। देयर आर टू थिंग्स एसोसिएटेड विद दैट, एक एडवांस कमीशन और एक अमय ट्रेडर्स। अमय ट्रेडर्स इस ट्रांजेक्शन में क्या है, नहीं, हाँ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, और एडवांस कमीशन क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये मेरा कहने का मतलब क्लियर है? बोल भाई क्या कहते हैं।
यार पता है, सुन अब मेरी भी बताऊं, तू ना अब अपनी अपने इन विचारों को भी थोड़ा सोचा कर। ये सब मुझसे क्लास के बाद डिस्कस करा कर, ठीक है। इन्होंने सर क्या कर रखा है कि इन्होंने मतलब किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसके अंदर चीजें दिखती हैं और क्लासिफिकेशन, और यूनिवर्सिटी पीडीएफ को बहुत ढंग से पढ़ते हैं तो चीजें निकल कर आती हैं सामने। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। सर आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव वाले में डिफरेंस क्या है, वही तो समझ। मैं बोल रहा हूँ आपसे, सुन जो मैंने बोला कि पेड सैलरी टू रमेश, ठीक है, पेड सैलरी टू रमेश। अब मैंने क्योंकि रमेश को सैलरी पे कर दी इन कैश, तो रमेश का तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो दो अकाउंट लेके चलूंगा, एक सैलरी और एक कैश। समझ रहे हो बच्चे, सैलरी और कैश। अरे बोल भाई हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है जी। अब कैश को तो किनारे कर लो, सैलरी इज एन एक्सपेंस। ठीक है, सैलरी इज एन एक्सपेंस। अभी क्योंकि मैंने अभी रियल नॉमिनल नहीं बताया, इससे थोड़ा सा गड़बड़ होगी। रुक जा रुक जा। दूसरा एग्जांपल समझो जरा, इसको छोड़ दो, दूसरा एग्जांपल समझो। पेड एडवांस सैलरी टू रोहन। ठीक है जी, पेड एडवांस सैलरी टू रोहन। कौन जो बच्चा बात कर रहा है, अर्णव, अर्णव बात कर हाँ रहा है, सर। कौन कर रहा है मुझसे बात। हाँ सर, मैं ही था। पेड एडवांस सैलरी टू रोहन। अब तुमने एडवांस सैलरी रोहन को पे करी, तो रोहन क्या है बताइए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। हाँ यस है सर। ना। और तुमने जो सैलरी पे करी वो एक्सपेंस होता, लेकिन एडवांस सैलरी पे करी तो वो क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ ना बच्चे। क्योंकि वो एडवांस सैलरी किसको दी गई है, एक नेचुरल बंदे को दी गई है। तो तो एन, अगर हाँ, एनी अकाउंट विच रिप्रेजेंट इधर नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, उसको कहते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव। हाँ बोलो अब। ठीक है सर, सो लाइक मतलब अगर सैलरी पहले पे करी तो रिप्रेजेंटेटिव वाला हाँ वो होगा। रिप्रेजेंटेटिव है। और अगर ठीक। सिर्फ सैलरी टाइम पे कर दी तो वो हाँ। एक्सपेंस है। ठीक है। और सुनो, और अगर सैलरी टाइम होने के बाद ना पे करी, आउटस्टैंडिंग हो गई, तो भी रिप्रेजेंटेटिव है। आउटस्टैंडिंग किसके नाम पे होगी, तो बंदे के नाम पे होगी, फर्म के नाम पे होगी। मान लो आपने किसी का रेंट पे करना था, रेंट या तो किसी इंडिविजुअल को पे करोगे जिसका घर है, या किसी कॉर्पोरेट हाउस को पे करोगे। भाई किसी किसी की प्रॉपर्टी किराए पे ले सकते हो ना, प्रॉपर्टी फर्म की भी ले सकते हो, बंदे की भी ले सकते हो। तो रेंट जो हुआ, अगर पे कर दिया तो एक्सपेंस है। लेकिन अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो उसको पे करना है फ्यूचर में। इधर यू हैव टू पे टू अ पर्सन और यू हैव टू पे टू अ ऑर्गेनाइजेशन। का मतलब रेंट आपका ड्यू हो गया था लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी उसकी। ठीक है। तो रेंट अगर ड्यू हुआ और आउटस्टैंडिंग है, नहीं पे करा, तो या तो आपको किसी व्यक्ति को पे करना पड़ेगा, इंडिविजुअल को, या फिर किसी फर्म को पे करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल कहलाते हैं क्या, नेचुरल पर्सन, और फर्म कहलाती है क्या, आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये जो एडवांस है, ये आपके लिए क्या हो गया, या तो नेचुरल को रिप्रेजेंट करेगा या आर्टिफिशियल को करेगा। गॉट इट। ठीक है जी, यहाँ तक सर कहानी क्लियर। हाँ जी। सर तो जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे और जो भी हाँ बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग होगी वो सारे बिल्कुल, रिप्रेजेंटेटिव में आएंगे। बिल्कुल होगी, बिल्कुल। अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा एक, अभी आपको लिस्ट दिखाऊंगा, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाऊंगा आपको कि कौन कहाँ आता है। ठीक है, लंबी चौड़ी लिस्ट देखिए, इसी पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे अभी। इम्पर्सनल अकाउंट पे चले आते हैं। या तो ये दो कैटेगरी के होते हैं, या तो रियल होंगे या क्या होंगे, नॉमिनल। रियल मतलब जिनकी एग्जिस्टेंस है, जिन्हें हम छू देख महसूस कर सकते हैं। इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ जाती हैं, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग, या फिर क्या, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क, ये सब टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आते हैं इसके अंदर। ठीक है, उनको हम रियल अकाउंट कहते हैं। इनका रूल एंड क्रेडिट में बाद में लेके चलूंगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पर। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, ये वो अकाउंट होते हैं विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड रेवेन्यूज। नॉमिनल। अच्छा कोई कहता है कि मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ, देखिएगा कितना हुआ, इतना इतना कितना हुआ नहीं पता ना, नॉमिनल इसी बोला जाता है। बट इट हैज अ वैल्यू। मुझे 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इट हैज अ वैल्यू। मुझे 50 करोड़ का लॉस हुआ, इट हैज अ वैल्यू। तो ऐसे कोई भी अकाउंट जो किसी एक्सपेंस को, लॉस को, गेन को, रेवेन्यू को, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, नॉमिनल। अब जैसे सैलरी है, बोला था ना मैंने, सैलरी, सैलरी पेड टू राम श्याम, किसी को पे कर दी तो किसी का नाम नहीं आएगा। सैलरी इज व्हाट, एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट हो गया। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एडवांस सैलरी क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। गॉट इट। रिप्रेजेंट। ठीक है। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन क्या हो गया, इनकम, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन एक्रूड कमीशन क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव। और एडवांस कमीशन क्या हो गया। अब एक्रूड कमीशन हमारे लिए एसेट्स, एडवांस कमीशन हमारे लिए लायबिलिटी। बोलो कोई बात नहीं। अरे रुक जा ना, रुक जा रुक जा रुक जा, आओ देखिए। रियल मतलब हुआ प्लांट, लैंड, मशीनरी। जरा दीवार पे हाथ लगा, जरा इस दीवार को टच करो, ये रियल है। क्यों नहीं बनाएंगे, हाथ तो गई यार, क्यों नहीं बनाओगे। ये बोर्ड, इट इज रियल।
आप किसी से फ्रेंचाइजी लेते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसे भी हम रियल की कैटेगरी में डालते हैं। रियल कहता है कि टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों को रियल माना जाएगा। कोई भी बिजनेस की टेंजिबल एसेट्स, कोई भी बिजनेस की इंटेंजिबल एसेट्स रियल कहलाएगी। ठीक है, हाँ नहीं नहीं पहले वहां आऊंगा मैं, रुक जाए, पहले उसको समझो। ठीक है, वहां थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इतना समझो कि रियल जो है वो टेंजिबल इंटेंजिबल हो जाते हैं। गॉट इट? टेंजिबल इंटेंजिबल रियल की कैटेगरी में चले गए, समझ रहे? टेंजिबल एसेट्स जिन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जिन्हें छू देख महसूस नहीं सकते हैं, फिर भी वो आपकी एसेट्स होती हैं। आपका पेटेंट है, आपने कॉपीराइट करा, आपको पेटेंट, आपका कॉपीराइट, आपका ट्रेडमार्क, आपका बिजनेस मार्क, आपका फ्रेंचाइजी, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? एसेट्स। मान लो तुम्हारे पास मैकडी की फ्रेंचाइजी है, पैसा कमाओगे ना उससे। किसी का लाइसेंस आपके पास है मैन्युफैक्चरिंग करने का, तो पैसा कमाओगे आप। गॉट इट? वो टेंजिबल, वो दोनों रियल की कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी प्रॉफिट, लॉस, गेन, गिवन, ये सब आते हैं नॉमिनल की कैटेगरी में। मनी इन बैंक एसेट्स होती है, रियल होती है। हाँ जी, रियल में होती है। टेंजिबल इनटेंजिबल बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और करंट और नॉन करंट दोनों, इट विल कम हियर। ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आप क्या माने जाएंगे? रियल की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, आपके बैंक में जो पड़ा हुआ पैसा है वो भी रियल माना जाएगा, कैश तो रियल माना ही जाएगा। तो रियल और नॉमिनल क्लियर है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को? या कोई डाउट है इधर पीछे से? बोलो बेटा, एनीबडी एल्स? क्लियर है? ठीक है, चलो इस तरफ चलते हैं हम, इस तरफ रिप्रेजेंटेटिव पे आते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव वो अकाउंट होते हैं जो तो या इसे रिप्रेजेंट करेंगे या इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे अगर मैंने बोला सैलरी, सैलरी पेड, सिर्फ सैलरी पेड लिखा है, तो सैलरी इज व्हाट? माय एक्सपेंस। सैलरी इज माय एक्सपेंस, हाँ या ना? अब इनमें से किस कैटेगरी में जाएगा? किसी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि नॉमिनल रिप्रेजेंट करता है किसको? एक्सपेंस को। तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? नॉमिनल में चला गया। क्लियर है ये तो बात? बोलो भाई। अच्छा, अब मैंने लिखा क्या? सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब कि मैंने सैलरी अभी तक पे नहीं करी। अब मैंने सैलरी नहीं पे करी है, तो शायद, या वो किसको हो सकती है? वो किसी एक बंदे को हो सकती है, मेरा एम्प्लॉय होगा, उसको सैलरी नहीं पे करी होगी, हाँ या ना? मैंने सैलरी पे करी होगी किसको? किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो सैलरी क्या हुआ? एक सैलरी किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? नेचुरल को रिप्रेजेंट करना। सोहन, श्याम, मोहन, मल्होत्रा, वर्मा कर रहे हैं। तो सैलरी इज, सैलरी नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने बोला क्या? रेंट इज पेड, रेंट इज पेड, सो क्या बन गया मेरे लिए? रेंट पेड नॉमिनल बन गया। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? लेकिन मैंने बोला क्या? रेंट इज आउटस्टैंडिंग, तो अब सुनो, रेंट जो आउटस्टैंडिंग हो सकता है वो किसका हो सकता है? या तो मैं रेंटेड प्रॉपर्टी किसी बंदे की पे रह रहा हूं, लाजपत नगर में किसी का घर था डुप्लेक्स, उसका एक फ्लोर पे मैं किराएदार हूं, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो? नेचुरल को। और या मैंने क्या कर दिया? लाजपत नगर में कोई रियल एस्टेट कंपनी है, उसके एक फ्लैट पे किराए पे रहता हूँ, तो रेंट किसके नाम पे आउटस्टैंडिंग हो गया? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के नाम पे। तो रेंट आउटस्टैंडिंग जो है, रेंट आउटस्टैंडिंग, नॉट रेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग इज व्हाट? इट विल ईदर रिप्रेजेंट अ पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। गॉट इट? इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। इसके और एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा अभी आपको मैं। ठीक है, रेंट पेड, अब मैं लिख रहा हूं रेंट इज पेड इन एडवांस। अब बोलो एडवांस, तो एडवांस क्या? या तो किसी बंदे को पे करूंगा मैं, या किसी फर्म को पे करूंगा। गॉट इट? तो क्या कहलाएगा ये? रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। गॉट इट? ठीक है, चलो अब रूल तो बात की बात है, पहले थोड़ा और, अब जरा नोट्स की तरफ चलिए दोबारा से। लेट्स मूव टू द नोट्स। रूल सब आराम से आएंगे। एक टेबल बना रखे, दिख रहा है आपके सामने टेबल? टेबल दिख रही है आपके सामने, पेज नंबर 6 पे। ठीक है, अच्छा रुक जाइए, इससे पहले मैं क्या करता हूं, आपके सामने रूल लिख रहा हूं यहाँ पर। पहले रूल देखिएगा, और ये रूल पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल, इसका रूल है डेबिट यानी कि DR, द रिसीवर। रुक जाओ यार, बात ध्यान से सुनो, डेबिट द रिसीवर। और इसका रूल है क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि CR द गिवर। ये इसका रूल है
कि जो बंदा रिसीवर है उसे आप डेबिट लिखेंगे, जो बंदा गिवर है उसको क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ी लिमिटेशन मेरे पढ़ाने की है, आई कैन गिव यू रीजन फॉर एनीथिंग इन अकाउंटिंग एक्सेप्ट दिस, कि गिवर को डेबिट क्यों कर रहे हैं, रिसीवर को क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। नहीं, वो उसको छोड़ दे, बाकी तो सबका रीजन बनता है, उसकी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये मेरे पास इसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये अकाउंटिंग में क्या कर रखा है, एक प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है। हो सकता लुकास पेस्यूली जो है बंदा, वो क्रेडिट को क्रेडिट जो वो उसको रिसीवर को लिख देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। तो जिसने ये अकाउंटिंग बनाई है उसने क्या सोच के बनाया, उसका हमारे पास कोई क्लू नहीं है। नहीं, तुम नहीं कर सकते चेंज, तुम अपना मेथड बनाओ, तुम अपना मेथड बनाओ, पर्सनल के बाद रियल। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता। डेबिट DR व्हाट कम्स इन, जो आपके पास है उसे डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट CR व्हाट गोज आउट, इसको कहते हैं आपके रियल हो गया। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट यानी कि DR ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे लॉस और एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट CR क्या, ऑल रेवेन्यू प्रॉफिट्स, रेवेन्यू नहीं, उल्टा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से बनेगा प्रॉफिट्स एंड इनकम एंड गेन्स। इनको आप क्या करेंगे, ये रूल है, इनको कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। इनको रियल पर्सनल नॉमिनल, पर्सनल रियल नॉमिनल, इनको नींद आ रही है मुझे पता है उसको। हाँ किसका, अच्छा तो इनको कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ब्रिटिश लोग, हाँ लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, लेस, यही रूल्स जो आप अगर आप अपनी शीट पे देखेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट। देखो लिखा है, देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, नॉमिनल ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए एग्जांपल देखिए, ये जो शीट आपके पास दे रखी है इसमें सारे एग्जांपल्स बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट कर रखे हैं। पर्सनल अकाउंट में राम, हरी, श्याम, मोहन, अकाउंट विच रिलेट टू अ ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं वो हैं रिलेटिंग टू आवर इंस्टीट्यूशन विच, जैसे राम एंड कंपनी, मैसेज अजय ब्रदर्स, टाटा इंडस्ट्रीज, बैंक, स्कूल, कंपनी, प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, सेंट्रल सेल्स, गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यूनिवर्सिटी, बहुत सारी चीजें। रिप्रेजेंटेटिव में आगे देखो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम। अच्छा देखिए कैपिटल करंट अकाउंट हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, कैपिटल और करंट अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन ऊपर देखा ना क्लासिफिकेशन कुछ और था, मैंने कहा पहले एनसीईआरटी को देखेंगे देन आई लेट यू नो, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि अभी क्या हुआ कि 1-2 सालों में इस कंसेप्ट में थोड़ा सा काम एनसीईआरटी ने करा है और बाकी ऑथर्स ने भी काम करा हुआ है, तो आई विल वेरीफाई इट फ्रॉम एनसीईआरटी देन आई विल टेल यू कि ड्राइंग्स और कैपिटल को हम किस कैटेगरी में डालेंगे। वैसे देखा जाए ड्राइंग्स जो होती हैं या तो बंदा करेगा, है ना, ये पार्टनरशिप में कोई पार्टनर कर लेगा तो रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल कोई एक व्यक्ति लगाएगा, एक फर्म लगाएगा तो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उस लॉजिक से तो ठीक है ये, लेकिन स्टिल विल चेक एनसीईआरटी, क्योंकि हमारे देश में चीजें एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगी, हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या कहता है वो अलग इशू बनेगा, हम माने तो एग्जाम सीबीएसई का देना है ना, वहां चल के कहा बहुत होती है, बहुत होती है। क्या 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 मैं बोलूं आगे कुछ, आगे बोले, हाँ जी एग्जाम ना, हाँ ठीक है, सीए का एग्जाम ना, सीपीटी एग्जाम, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इधर देख लीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका बैंक में एक अकाउंट है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट हो गया, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ओवरड्राफ्ट या तो बंदे के अकाउंट में हो सकता है अगर उसने करंट अकाउंट बना रखा हो, और आजकल बैंक तो क्या होता है सेविंग्स वालों को भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है,
देता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ आपके अकाउंट में थे 1 लाख रुपया, आपने चेक काट के दे दिया 1,10,000 का, तो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है, चेक बाउंस हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है मान लो 50,000 तक, तो 1.5 लाख तक का चेक बैंक पास कर देगा, और जब पैसा आएगा, होती है भाई फैसिलिटी, इट इज दिस फैसिलिटी इज देयर। करंट अकाउंट में यही फैसिलिटी होती है, इसीलिए करंट अकाउंट में बैंक क्या करता है, पैसे चार्ज करता है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता। सेविंग्स अकाउंट में बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। और बिजनेस लोग जो होते हैं उनको करंट अकाउंट बनाना एसेंशियल होता है, ठीक है। आगे बढ़ो। अच्छा, क्रेडिटर्स, डेटर्स बताया था, या तो बंदा होगा या क्या होगी, फर्म ऑर्गेनाइजेशन होगी। ऐसी बिल्स रिसीवेबल या तो किसी एक व्यक्ति के नाम पे होगा या फर्म के नाम पे होगा। बिल्स पेबल किसी के नाम पे, किसी व्यक्ति के नाम पे एक्सेप्ट करा होगा, फर्म के नाम पे एक्सेप्ट करा होगा। गॉट इट। चलिए, अब जो अस्मित ने पूछा था मुझसे कि रियल में क्या होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल सब आते हैं, वहां देखिए कैश रिसीव पेड जो कैश होगा आपका वो क्या कहलाएगा, आपका कैश का आना और जाना भाई क्या कहलाएगा, रियल कहलाएगा। मशीनरी, बैंक में भी जो पैसा होता है, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट, कॉर्पोरेट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ठीक है, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल नो हाउ, स्टॉक और इन्वेंट्री सब। अरे मेरे भाई, तुमने कोई सॉफ्टवेयर, सुनो 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 सुनो, टेक्निकल नो हाउ क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। मान लिया जाए कि तुमने क्या करा कि तुमने कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोई कोड डेवलप करा, जिसको अगर हम रन करते हैं तो हमारी मशीन की जो लैंग्वेज है फास्ट हो जाती है, उसकी कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी हो जाती है। वो तुमने क्या करा, टेक्निकल एस्पेक्ट डेवलप किया। सुनो, समझ ले जैसे तुमने कोई ऐप डेवलप करा मान लो, ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन या कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलप करी है, और वो तुम किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर कर रहे हो, तो वो टेक्निकल नो हाउ कहलाता है। स्टॉक इन्वेंट्री हो गया, ये सब क्या है आपकी रियल की कैटेगरी में चले जाती हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं क्या, सैलरी, वेजेस, रेंट, चार्ज, कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब किस कैटेगरी में चली जाती हैं, नॉमिनल की कैटेगरी में चली जाती हैं सब। बेटा कैरियज होता है किराया भाड़ा, फ्रेट भी किराया भाड़ा क्यों कहते हैं हम लोग। हाँ क्या बोले, हाँ तो रेंट भी हो गया ना। अरे बेटा रेंट तुम किसी के घर में रहोगे तो किराया दोगे, किसी के तांगे में बैठ के लेट जाओगे, सो जाओगे क्या, मैं तो 30 दिन बाद जाऊंगा, बताओ मुझे। किसी की बस में, किसी के ऑटो में जाता है और कहता है भैया अब तो 1 महीने तक मैं यहीं रहूंगा मैं तो तुझे किराया दूंगा। रेंट जो होता है वो घर, प्रॉपर्टी, ऑफिस का कहलाता है, ठीक है। और तुम जो ऑटो को लेते हो कि वो कैरियज फ्रेट कहलाता है भाई। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, वो रियल में चला गया। हाँ, लेकिन लेकिन फिर हम बच गए किसी चीज को छोड़कर। वो जो एसेट्स और लायबिलिटी में थे ना, उसमें क्या कर लीजिए, उसमें से एक्सक्लूड कर लीजिए। क्या देखिए, शी इज वेरी राइट, मिस्टर इज एब्सोल्युटली राइट, उसने कहा कि सारी की सारी एसेट्स रियल में चली गई, टेंजिबल इंटेंजिबल, ठीक है जी, करंट नॉन करंट भी चली गई, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कोई लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम की थी, या कोई लायबिलिटी एडवांस इनकम के नाम की थी, उसे वहां से हटा लेंगे। क्यों, रिप्रेजेंटेटिव में चली गई। कोई एक्सपेंस एडवांस था या कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था, उसे भी हम कहां से, करंट असेट्स की कैटेगरी से हटा देंगे, कहां चला जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव में। डेटर क्रेडिटर जो थे वो भी तो एसेट्स की कैटेगरी में, लायबिलिटी में थे ना, उनको वहां से हटा लिया, कहां चलेगा, रिप्रेजेंटेटिव में। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल क्या थे, एसेट्स और लायबिलिटी थी, वहां से हटा लिया, कहां डाल दिया, रिप्रेजेंटेटिव में। तो अगर हम एसेट्स और लायबिलिटी में से कुछ चीजों को हटा दें, किसको, आउटस्टैंडिंग एडवांस कोई भी हो चाहे, वो हटा दें, डेटर क्रेडिटर हटा दें, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल हटा दें, तो बाकी चीजें हमारे रियल बचती हैं। गॉट इट। बता भाई, क्या होता है, कई बार क्या होता है, नहीं, कोई बात नहीं, देन यू हैव टू स्टे विद मी, मैं तो करवा के भेजता हूँ, ऐसा नहीं होता मैं पेंडेंसी में डालूंगा कोई चीज। तो रियल जो है एग्जिस्ट करेगी बेटा, एक एसेट्स को उठा ले, टेंजिबल और इनटेंजिबल। नॉमिनल तो अब तुमने सारी एसेट्स हटा दी, लायबिलिटीज हटा दी, तो जो बच गया वो क्या बचा, एक्सपेंस और इनकम ही तो बची। एक बिजनेस के अंदर या तो एक्सपेंस होंगे या इनकम होगी, या एसेट्स होगी या लायबिलिटी होगी, यही तो होगा, ठीक है। और सुनो, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे, आप में एग्जाम में ये पूछते हैं कि भाई पर्सनल रियल नॉमिनल क्या है, बहुत डिटेल में पूछेंगे, तब पूछेंगे रिप्रेजेंटेटिव, और क्या बोलेंगे, पर्सनल, या बोलेंगे क्या, नेचुरल, या फिर। बेटा जी मैं फिर बोल रहा हूं तुमसे, किसी एक्सपेंस
सैलरी अगर सैलरी है तो वो नॉमिनल है, लेकिन उसके पहले आउटस्टैंडिंग या एडवांस लग गया तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन गया। ठीक है। डेटर और क्रेडिटर, जैसे अगर मैंने लिखा परचेज तो परचेज एक्सपेंस बन गया, और मैंने बोला सेल तो क्या बन गया, इनकम बन गई, नॉमिनल में चला गया। लेकिन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट तो परचेज तो फिर भी एक्सपेंस रहेगा, लेकिन जिससे सामान कर रहे हैं बंदा वो क्रेडिटर बन गया, वो क्या बन गया आपका, रिप्रेजेंटेटिव बन गया। सोल्ड गुड्स इन कैश, बिल्कुल ठीक, कैश रियल हो गया, और जो सेल्स है वो रेवेन्यू बन गया, वो क्या बन गया, नॉमिनल बन गया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ सोल्ड गुड्स टू विभा, व्हाट्स योर नेम, विधि, सोल्ड गुड्स टू विधि, तो विधि क्या बन गई मेरे लिए, डेटर बन गई ना, ठीक है। और सेल्स मेरे लिए रेवेन्यू बन गया। वैसा करके चलते हैं। अब बता क्या गड़बड़ है, किसी और को कोई गड़बड़ ऑनलाइन? हाँ नहीं बेटा समझ, गुड्स जो होते हैं ना, गुड्स वो परचेज और सेल्स दोनों के लिए यूज होती है। अब मुझे बताइए, मैंने लिखा परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000, हाउ विल आई डिफरेंशिएट? अगर मैं लिखूंगा गुड्स और गुड्स तो क्या होता है, गुड्स नहीं लिखते हम। अगर परचेज गुड्स करी होगी तो परचेजेस शब्द यूज करेंगे, सोल्ड गुड्स करी होगी तो सेल्स यूज करेंगे। भाई देखो, हम करते ना गुड्स परचेज कर लिया, तो गुड्स मेरे लिए क्या हो गया, करंट एसेट्स हो गया, है तो एसेट्स ही ना वो, और मैंने गुड्स सोल्ड कर दिया तो मेरी करंट एसेट्स कम हो गई। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ गुड्स परचेज में गुड्स बढ़ गया और गुड्स सोल्ड में गुड्स घट गया, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि कौन सी गुड्स परचेज थी, कौन सी गुड्स सेल्स थी? इसलिए गुड्स शब्द यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, परचेज या सेल्स। गॉट इट? ठीक है, बोलिए। लास्ट नहीं, आस्क एनी एज मेनी एज क्वेश्चन। हाँ, कौन सी लायबिलिटीज? हाँ, चलो लायबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेटिव में चले गए, एडवांस इनकम रिप्रेजेंटेटिव में चले गए, क्रेडिटर रिप्रेजेंटेटिव में चले गए, बीपी रिप्रेजेंटेटिव में चले गए, बैंक ओवरड्राफ्ट रिप्रेजेंटेटिव में चला गया। लायबिलिटी कहाँ चली गई, सारी रिप्रेजेंटेटिव में चली गई। गॉट इट? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पुकार रही है तुम्हें कि आ गले लग जा, सब लोगों को पुकार रही है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ यार थोड़ा समय निकालो, और नहीं समय निकलता तो फिर मेरे पास बैठो, देन यू हैव टू सिट विद मी। अब फिर चाहे 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे, फिर क्या होगा, 3 घंटे में तुम बोलोगे आई एम एग्जॉस्टेड, फिर ये नहीं चलेगा। देखो भाई, एक सीधी सी बात है, अगर बैकलॉग बना है तो उसको टाइम लगा के पूरा करना पड़ेगा, वो हवा में पूरा नहीं होगा। चुप, सुनिए। तो अगर मैं नटशेल में आपके सामने, बस अभी ज्यादा बात नहीं, मैं ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा, अभी सुन लीजिए। हमने बोला कि ये हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसमें पर्सनल है, इसमें इम्पर्सनल है, जिसको नेचुरल बोला, आर्टिफिशियल बोला, रिप्रेजेंटेटिव बोला, इम्पर्सनल में रियल बोला, नॉमिनल बोला, और नेचुरल में आम व्यक्ति, राम श्याम मोहन सोहन वगैरह हो गया, आर्टिफिशियल में कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई स्कूल हो गया। रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, और रिप्रेजेंटेटिव की अच्छी खासी कैटेगरी है। कोई भी एक्सपेंस के पहले अगर आउटस्टैंडिंग एडवांस लग जाए वो रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी इनकम के पहले अगर आउटस्टैंडिंग एडवांस लग जाए वो है डेटर, क्रेडिटर, बीआरबीपी। ठीक है, और देखा जाए तो कैपिटल और ड्राइंग, ये भी गिने चुने हैंडफुल नेम्स हैं, बस रिप्रेजेंटेटिव है। और एग्जाम में टीचर रिप्रेजेंटेटिव ही पूछता है क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। रूल पर्सनल का अलग, रियल ये नेचुरल का, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव का अलग अलग रूल नहीं, कॉमन रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल मतलब टेंजिबल, इंटेंजिबल। ठीक है। एसेट्स, नॉन करंट, करंट एसेट्स भी मान सकते हैं, लेकिन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी में से कुछ पोर्शन हट जाता है। कौन सा वाला, एडवांस एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम वाला हट जाता है, और डेटर और बीआर हट जाते हैं यहाँ से। ठीक है, और क्या बचता है फिर उधर लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एडवांस इनकम या बिल्स पेबल, और कौन सा, क्रेडिटर, ये हट जाता है यहाँ से, रियल कहलाते हैं। टेंजिबल इंटेंजिबल की बात कर रहे हैं बेसिकली हम। और नॉमिनल में तो सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉस, सारे रेवेन्यू, सारे प्रॉफिट गेन नॉमिनल में। ये जितनी भी टर्म्स में बोल रहा हूँ ना बेटा, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर दिखेगी आपको, ये है उसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं, ये रूल्स हो गए। एसेट्स सिंपल है, अमेरिकन बिंदास, प्रैग्मेटिक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल। एसेट्स आपको मालूम है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट, सब हर तरह की एसेट्स के साथ चली जाती है, एसेट्स में जाएंगी। एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, सारे एक्सपेंसेस, सैलरी बोले, पेमेंट बोले, कमीशन बोले, कुछ भी बोले, एक्सपेंसेस यहाँ चले जाएंगे। कैपिटल, एवरीबॉडी नो कैपिटल कहते हैं कंट्रीब्यूशन मेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात करते हैं। रेवेन्यू का मतलब सारे प्रॉफिट गेन। और इनका इतना सिंपल रूल है
कि बड़ा देखो, एसेट्स बढ़ जाए तो क्या कर दो डेबिट, घट जाए तो क्या कर दो क्रेडिट, एक्सपेंसेस बढ़ जाए तो डेबिट कर दो, घट जाए तो क्या कर दो क्रेडिट, कैपिटल उल्टा, बढ़ जाए तो क्रेडिट, घट जाए तो क्या कर दो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ जाए तो क्रेडिट, घट जाए तो क्या कर दो डेबिट। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ जाए क्या क्रेडिट, और घट जाए तो क्या डेबिट। अरे बड़ा आसान है, ये कितना आसान है, देखो ये 3 एक कैटेगरी के, 2 एक कैटेगरी के, कोई लॉजिक नहीं है। घटे तो क्रेडिट होंगे। और सुनो, हम जो अकाउंटिंग करेंगे ना आगे चल के, वो मैं कुछ क्वेश्चन इससे कराऊंगा, बाकी मेजोरिटी क्वेश्चन हम इससे करेंगे। बोलिए भाई, कैपिटल एसेट्स का उल्टा होता है ना, तो उल्टा लगेगा रूल उससे। तो ये जो दो एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं, ये सेम नेचर के हैं, और कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी सेम नेचर की हैं। तो जो एसेट्स में होगा उसका उल्टा इन तीनों में होगा, या जो इन तीनों में होगा उसका उल्टा कहाँ होगा, यहाँ होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली यही चीज है जिसका लॉजिक मैं आपको नहीं समझा सकता, बाकी देयर इज अ लॉजिक फॉर एवरीथिंग। अब ये रूल बना लिया कि भाई ऐसा करो, तो मैं क्या करूं, तो इसको सर आपको याद रखना है। हाँ बोलो बच्चा। सर इसका मतलब क्या है? डेबिट बढ़ना, क्रेडिट घटना। नहीं, ये हम क्या करेंगे, अभी क्या करूंगा मैं आपके सामने, एक ट्रांजेक्शन रखूंगा ऐसे करके, फिर उस ट्रांजेक्शन में सर्जरी करवाऊंगा आपको। ठीक है, काट अनावश्यक चीजों को काट के अलग करूंगा, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आता है वो, कि मैं लिखूंगा कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000। तो मैं उसमें से क्या करूंगा, आपको रिलेवेंट आइटम ढूंढना सिखाऊंगा पहले तो, कि भाई कौन कौन से आइटम है जिन्हें हमें कंसिडर करना है। ठीक है, फिर हम उससे बेकार आइटम को हटा लेंगे, फिर हम उस आइटम का नेचर देखेंगे कि वो रियल, पर्सनल, नॉमिनल है, या एसेट्स है, कैपिटल है, लायबिलिटी या रेवेन्यू एक्सपेंस है। फिर हम बोलेंगे कि वो बढ़ रहा है, घट रहा है। ऐसा करेंगे हम, इसलिए जरूरत पड़ेगी इन सब की। ठीक है, गॉट इट। यस सर। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक्सपोजर दिया कि हम रूल जो है वो, फिर मैं क्या करूंगा, एक जैसे मैंने बना दिया कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो मैंने कैपिटल शब्द ले लिया। कैपिटल, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मेरी कैपिटल बढ़ती है घटती है, ये बताइए। बढ़ती है ना, और कैपिटल बढ़ेगी तो रूल क्या है उसका, क्रेडिट करना है। समझ में आ रहे हैं, ऐसे हम अप्लाई करेंगे उसको। ठीक, तो अब आप देखेंगे, देखो मैं दिखाता हूँ। सर हाँ बोलो जर्नल एंट्री ये ट्रेडिशनल में रूल से बनेगी या फिर बेटा, जर्नल एंट्री ट्रेडिशनल मॉडर्न दोनों से बनती है। मैं अच्छा आपको ट्रेडिशनल से भी बना के दिखाऊंगा कुछ एंट्री, और मॉडर्न से भी बना के दिखाऊंगा कुछ एंट्री। गॉट इट। ओके सर ठीक है, ये जो बच्चा निमिषा मुझसे पूछ रही थी ना, निमिषा, हाँ जी सर। ये दिख रहा है, कपिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000 दिख रहा है। ये पेज हाँ नंबर आ जी। जाइए आप लोग, पेज नंबर 3 पे आइए सब लोग, ओपन अप द पेज नंबर 3। नोट्स का पेज नंबर 3 खोलो बेटा। दिख रहा है, एग्जाम्पल 3 दिख रहा है सबको, एग्जाम्पल 3, कपिल यस स्टार्टेड बिजनेस सर। विद कैश, ट्रांजेक्शन लिखी, अकाउंट इन्वॉल्व, अकाउंट का नेचर, इंक्रीज डिक्रीज, और डेबिट या क्रेडिट। ऐसे हमें क्लासिफाई करके चलना है, ऐसे सिखाऊंगा मैं आपको एक एक ट्रांजेक्शन को। समझ रहे हो, इस तरह से अप्लाई करेंगे। तो कोई हैफेजार्ड तरीका नहीं है ये, सिस्टमेटिक है सारी चीजें। तो आई राइट ट्रांजेक्शन, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ढूंढो अकाउंट कौन कौन से हैं, एंड आई सॉल्व 3 और 4 क्वेश्चंस, एंड थिंग्स आर इन योर ग्रिप। मुझे कुछ नहीं रटवाना है यहाँ पर, मुझे अप्लाई करना सिखाना है, एंड इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सो अभी डिसहार्टन मत होइए, ये जो शीट दी गई है आपको, ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ किसका डिस्कशन किया अभी, ट्रेडिशनल का और किसका, मॉडर्न का डिस्कशन किया। ठीक है, अरे बहुत इजी है भाई, काफी इजी है। हाँ कोई आज, तो इसीलिए जब इंटरव्यू होता है ना किसी बंदे का, तो ये ट्रेडिशनल वाले के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि लोगों को क्या होता है, उमर गुल गुल हो जाती हैं चीजें, इसलिए पूछे जाते हैं। भाई आपसे इंटरव्यूअर वही तो पूछेगा जिसे उसको लगता होगा कि आप कमजोर हैं। अमेरिकन, ब्रिटिश है ना, बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, बड़े ऑर्थोडॉक्स, देयर इज नो चेंज इन देयर माइंड। अमेरिकन और मॉडर्न, किसी का भी, तुम 12th के बाद इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू जाओ, तुम ग्रेजुएशन के बाद कैंपस सिलेक्शन में जाओ, तुम एमबीए के बाद जॉब सर्च के लिए जाओ, वहां, उधर, कहीं भी किसी भी जगह पे हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, बोझिल हो गई हैं चीजें ज्यादा। I'll stop it here. You have to read at least 4 or 5 pages, मतलब ये पूरा शीट को पढ़ ही लेना पहले आप, पूरे 7 के 7 पेजेस को आप पढ़ेंगे। ठीक है, और वो जो मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स दिया उसको भी पढ़ लोगे, वो भी तो नोट्स दिया ना, रीड इट, उसको पढ़ तो सकते हो कम से कम। ठीक है, हाँ
एंड डोंट वरी, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ टू मेनी डेज, जल्दी हो जाता है काम वो।